स्वागत है आप सबका एमसीक्यू क्लासेस पर। इस क्लास में हम बिहार राज्य से संबंधित बिहार के जलप्रपात, झील एवं बिहार की मिट्टी से संबंधित एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1, बिहार में स्थित जलप्रपातों में कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है, यानी बिहार राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गावती जलप्रपात। इसका ऊंचाई कितना है? लगभग 80 मीटर या फीट में कहे तो 260 फीट के आसपास। बिहार राज्य से संबंधित और भी जलप्रपात के बारे में देख लिया जाए, कौन कौन सा महत्वपूर्ण जलप्रपात है। जैसे पहला नंबर आ गया काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात नवादा जिला, बिहार के नवादा जिला में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात तो हो गया। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊंचा है और कहाँ स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में। रोहतास में और कौन कौन सा जलप्रपात है उसके बारे में भी देख लिया जाए। जैसे धुआं कुंड जलप्रपात, यह भी रोहतास जिला से ही संबंधित है। मांझर कुंड जलप्रपात, यह भी बिहार के रोहतास जिला से ही संबंधित है। तुतला भवानी जलप्रपात, यह भी बिहार राज्य के रोहतास जिला से ही संबंधित है। कैमूर में देख लिया जाए प्रमुख कौन कौन से जलप्रपात है। कैमूर में प्रमुख 2 जलप्रपात हैं, एक तेलहर कुंड जलप्रपात और एक करकटगढ़ जलप्रपात। कैमूर में कितना महत्वपूर्ण जलप्रपात है? 2 गो, एक तेलहर कुंड जलप्रपात और करकटगढ़ जलप्रपात। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो दुर्गावती जलप्रपात किस जिला से संबंधित है? रोहतास जिला से। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिहार का जो दुर्गावती जलप्रपात है बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जिसका ऊंचाई लगभग 80 मीटर या 260 फीट के आसपास है। नवादा में कौन कौन सा जलप्रपात है? नवादा में काकोलत जलप्रपात किस जिला? नवादा से संबंधित है। कैमूर में तो देख ही लिए हम लोग, एक तेलहर है, एक तेलहर जलप्रपात है और एक करकटगढ़ जलप्रपात है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नवादा जिला से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैमूर जिला में। कैमूर जिला में करकटगढ़ जलप्रपात और एक कौन सा है? तेलहर कुंड। करकटगढ़ जलप्रपात और एक तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? बिहार के कैमूर जिला में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमूर। तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले से संबंधित है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6, जियार कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जियार कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भोजपुर। जियार कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सासाराम, जो कि सासाराम रोहतास जिला में स्थित है, रोहतास में स्थित नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात रोहतास में स्थित नहीं है? तो धुआं कुंड जलप्रपात है, रोहतास जिला में स्थित है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मांझर कुंड जलप्रपात, तो मांझर कुंड जलप्रपात भी रोहतास जिला में स्थित है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तुतला भवानी जलप्रपात यह भी रोहतास जिला में स्थित है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पर, रोहतास जिला में नहीं है, कैमूर जिला में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, बिहार का सबसे गर्म जल स्रोत कौन सा माना जाता है? बिहार का सबसे गर्म जल स्रोत यानी गर्म जल कुंड के बारे में कह रहा है, तो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा कुंड। ब्रह्मा कुंड गर्म जल कुंड का तापमान लगभग अधिक होने का वजह है वहां पर सल्फर का मात्रा अधिक पाया जाता है। तो बिहार में प्रमुख गर्म कुंड से संबंधित कुछ देख लिया जाए। बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड, बिहार में अधिकतर जो गर्म जल कुंड है राजगीर, मुंगेर और गया में पाया जाता है। राजगीर में कौन कौन सा है देख लिया जाए। राजगीर में जो गर्म जल कुंड है उसको देख लिया जाए, कौन कौन सा जल कुंड स्थित है राजगीर जिला में। ब्रह्मा कुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। सूर्य कुंड जो गर्म जल कुंड है वह कहाँ स्थित है? यह भी राजगीर में ही स्थित है। मखदूम कुंड जो गर्म जल कुंड है वह कहाँ स्थित है? यह भी राजगीर में ही स्थित है। एक राजगीर से संबंधित और भी प्रश्न आता है कि राजगीर में एक ठंडा जल कुंड है, उसका नाम क्या है? एक इससे संबंधित देख लिया जाए। बिहार के प्रमुख, ये वाला प्रश्न आप लोग बताएंगे कि बिहार में एक ठंडा जल कुंड भी है, उसका नाम क्या है। चलते बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड में राजगीर का हम लोग देख लिए। राजगीर में कौन कौन सा स्थित है? ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड। मुंगेर में स्थित गर्म जल कुंड के बारे में देख लिया जाए, कौन कौन सा है। मुंगेर में कौन कौन सा है? लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड और सीता कुंड मुंगेर में स्थित महत्वपूर्ण जलकुंड है। राजगीर में कौन कौन सा? ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड। मुंगेर में महत्वपूर्ण कौन कौन सा? लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड और सीता कुंड। तो प्रश्न हम कौन सा पूछे थे कि राजगीर में स्थित ठंडा जल कुंड कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नानक कुंड। नानक कुंड जो है राजगीर में स्थित ठंडा जल कुंड है। गया में एक जल कुंड महत्वपूर्ण पाया जाता है जिसका नाम क्या है? अग्नि कुंड। अग्नि कुंड कहाँ स्थित है? अग्नि कुंड गया में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, ब्रह्मा कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड बिहार के किस स्थान पर स्थित है? ब्रह्मा कुंड, मखदूम कुंड कहाँ पर लिखाए थे हम? अभी डिस्कस कहाँ हुआ था कि ब्रह्मा कुंड, मखदूम कुंड किस जिले से संबंधित है? तो बिहार के राजगीर जिले से संबंधित है। तो 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मुंगेर से संबंधित कौन कौन सा था? लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और एक जन्म कुंड। यह कुंड कहाँ से संबंधित था? मुंगेर जिला से संबंधित था। और राजगीर जिला से संबंधित ब्रह्मा कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड आदि वगैरह। गया में कौन सा कुंड है गर्म जल कुंड? गया में एक महत्वपूर्ण अग्नि कुंड। अग्नि कुंड कहाँ स्थित है? गया में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, राजगीर में स्थित निम्नलिखित जल कुंडों में से कौन सा ठंडा जल कुंड है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नानक कुंड। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, प्रसिद्ध मलेमास मेला बिहार के किस स्थान पर लगता है? तो प्रसिद्ध मलेमास मेला बिहार के किस स्थान पर लगता है?
तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 11 का राजगीर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड बिहार के मुंगेर जिला से संबंधित है। राजगीर जिला से संबंधित कौन कौन सा था? ब्रह्मा कुंड। राजगीर जिला से संबंधित एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए। ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, यह किस जिला से संबंधित था? राजगीर जिला से। और राजगीर जिला में एक ठंडा जल कुंड कौन सा था? नानक जलकुंड। नानक जलकुंड राजगीर जिला का एकमात्र ठंडा जलकुंड है और बिहार का एकमात्र ठंडा जलकुंड जो कौन सा है? नानक कुंड। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, अग्निकुंड बिहार के किस स्थान पर स्थित है? अग्निकुंड बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो अग्निकुंड बिहार के गया स्थान में स्थित है, गया जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गया से संबंधित और भी कुछ प्रश्न देख लिया जाए। जैसे गया जिला में एक विष्णु पद मंदिर भी किस जिला से संबंधित है? गया जिला से ही संबंधित है, जो किस नदी पर है? फल्गु नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 कह रहा कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार के बेगूसराय जिले में कांवर झील स्थित है। जो कांवर झील है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। रामसर कांवर झील रामसर सूची में शामिल होने वाला बिहार का प्रथम क्षेत्र भी है। रामसर सूची में शामिल होने वाला बिहार का प्रथम क्षेत्र कौन सा है? कांवर झील है। कब शामिल हुआ था? 2020 में शामिल हुआ था। और भी एक प्रश्न पूछ सकता है कांवर झील से संबंधित कि बिहार में रामसर सूची में शामिल सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? यही कांवर झील हो जाएगा, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 2620 किलोमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, कांवर झील के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कांवर झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए देख लिया जाए। यह एक गोखुर झील है। तो कांवर झील एक प्रकार का गोखुर प्रकार का भी झील है, तो यह वाला भी सही हो जाएगा। कांवर झील के संदर्भ में ऑप्शन बी कह रहा है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह भी सही हो जाएगा। इसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया, तो यह भी सही हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कांवर झील का क्षेत्रफल टोटल कितना है? 2620 किलोमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, गोगा बिल, जिसे घोघा झील भी कहा जाता है, गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? 16 नंबर का आ रहा है प्रश्न, गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिहार के कटिहार जिले, ऑप्शन नंबर बी। जो गोगा बिल झील है वह बिहार से रामसर सूची में शामिल होने वाला छठा रामसर सूची साइट है बिहार से संबंधित। रामसर सूची में कब शामिल हुआ गोगा बिल झील? रामसर सूची में 2025 में शामिल हुआ। और गोगा बिल से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है कि रामसर सूची में शामिल बिहार के सबसे छोटा स्थल कौन सा है? रामसर सूची में शामिल बिहार का सबसे छोटा स्थल, रामसर सूची में शामिल बिहार का सबसे छोटा स्थल, 6 गो रामसर सूची में शामिल है ना, तो उसमें सबसे छोटा कौन है?
तो सबसे छोटा स्थल यही हो जाएगा गोगाबिल झील, जो कहाँ स्थित है, जो कटिहार में स्थित है, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 86.63 हेक्टेयर। सॉरी, इसका जो 2620 होगा किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा, हेक्टेयर होगा, हेक्टेयर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर जो कि कह रहा है कुशेश्वर स्थान झील बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो कुशेश्वर स्थान झील बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान झील बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो दरभंगा जिला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। इसका आकार लगभग घोड़े के नाल के आकार के तरह है, इस वजह से इस झील को घोड़ा कटोरा झील के नाम से जाना जाता है। तो घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में स्थित है। राजगीर जिला में कौन कौन सा कुंड बताए थे हम, ब्रह्मा कुंड वगैरह राजगीर में स्थित है, जो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कैमूर। कैमूर में प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़े थे हम लोग, उसको देख लिया जाए। कैमूर में प्रमुख जलप्रपात, कैमूर में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन दो को बताए थे हम, एगो तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, कैमूर में। एगो करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है, यह भी कैमूर में स्थित है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न, सिमरी झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो सिमरी झील बिहार के किस जिला में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सहरसा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, जगतपुर झील बिहार के किस जिले में पाई जाती है, या बिहार के किस जिले में स्थित है। जगतपुर झील किस जिले में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भागलपुर। जगतपुर झील कहाँ स्थित है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, मोती झील और पिपरामन, जो मोती झील और पिपरामन झील है बिहार के किस स्थान या किस जिले से संबंधित है। तो मोती झील और पिपरा झील जो है बिहार के मोतिहारी, जो कहाँ पड़ता है, पूर्वी चंपारण में। बिहार के मोतिहारी जो पड़ता है पूर्वी चंपारण में, वहां पर स्थित है। मोती झील कहाँ स्थित है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण। पिपरामन झील कहाँ स्थित है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23, सरैया मन जो झील है, जिसे गोखुर झील भी कहा जाता है, मन जिसमें लगा मन और चौर, गोखुर झील का भी उदाहरण है। तो सरैया मन झील बिहार के किस स्थान पर स्थित है। सरैया मन झील बिहार के किस स्थान पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेतिया, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह भी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से ही संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर सरकारी संधि जो रामसर संधि है, तो रामसर कन्वेंशन को किस वर्ष ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। रामसर संधि को ईरान के रामसर नामक स्थान पर किस वर्ष अपनाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। इसका उद्देश्य क्या था अपनाने का, उद्देश्य क्या था, जो अलग अलग विश्व में अलग अलग स्थान पर
आर्द्र भूमि है तो उसे संरक्षण प्रदान करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। दिए गए पाठ्यांश के अनुसार बिहार में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो जून 2026 तक बिहार में कुल 6 रामसर साइट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आगे जुड़ते रहेगा, पर जो जून 2026 तक का स्थिति है कि जून 2026 तक बिहार में कितने रामसर साइट हैं? 6 गो रामसर साइट अभी वर्तमान में मौजूद है। और देश में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो देश में कुल 100 गो रामसर साइट अब तक हो चुके हैं। तो बिहार में जो 6 गो रामसर साइट अब तक रामसर सूची में शामिल हो गया है, उसके बारे में देख लिया जाए। तो बिहार से प्रथम रामसर सूची में शामिल स्थल कौन सा है? तो प्रथम कौन हुआ? कांवर झील, जो कि कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में। यह रामसर सूची में कब शामिल हुआ? रामसर सूची में शामिल कब हुआ? 2020 में शामिल हुआ। और रामसर सूची में शामिल होने वाला बिहार का प्रथम स्थल भी कौन बन गया? कांवर झील बन गया। कांवर झील से संबंधित एक और प्रश्न पूछ सकता है कि रामसर सूची में शामिल बिहार का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो रामसर सूची में शामिल बिहार का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? यही कांवर झील हो जाएगा। रामसर सूची में शामिल बिहार का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल टोटल कितना है? 2620 हेक्टेयर के आसपास। 2620 हेक्टेयर के आसपास। बिहार में स्थित दूसरा रामसर साइट देख लिया जाए, कौन सा है? नागी पक्षी अभयारण्य। नागी पक्षी अभयारण्य जो कि कहाँ पर है? जमुई में है। यह रामसर सूची में कब शामिल हुआ? 2024 में। तीसरा कौन फिर शामिल हुआ? नकटी पक्षी अभयारण्य। यह भी कहाँ पर है? जमुई में है। और रामसर सूची में शामिल कब हुआ? रामसर सूची में यह भी 2024 में शामिल हुआ। तो इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है, बिहार के रामसर सूची में शामिल बिहार के किस जिले में दो रामसर साइट स्थित है? तो बिहार के किस जिले में 2 रामसर साइट स्थित है? तो जमुई जिला में। एगो नागी पक्षी अभयारण्य और एक नकटी पक्षी अभयारण्य। ये वाला क्लियर कर दिया जाए पेज। चौथा देख लिया जाए, रामसर सूची में शामिल होने वाला बिहार से स्थल कौन सा है? गोकुल झील, गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय जो कहाँ पर स्थित है? बिहार के बक्सर जिला में स्थित है। यह इसको कब शामिल किया गया? 2025 में शामिल किया गया। रामसर सूची में शामिल होने वाला 5वां स्थल कौन सा है बिहार से? उदयपुर झील। उदयपुर झील किस जिला में स्थित है? पश्चिमी चंपारण। इसे भी कब शामिल किया गया? 2025। और बिहार का सबसे नया रामसर साइट कौन सा है? गोगाबिल। बिहार का सबसे नया रामसर साइट गोगाबिल झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य के कटिहार जिले में। कब शामिल किया गया? इसको भी 2025 में शामिल किया गया। गोगाबिल से संबंधित एक और प्रश्न, बिहार का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? गोगाबिल है। बिहार के सबसे छोटा
रामसर स्थल। बिहार का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? गोगाबिल झील हो जाएगा। चलिए, तो टोटल कितना हुआ? बिहार से 6 गो हुआ। कौन कौन हुआ? कांवर झील, नागी झील, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में बिहार भारत में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा स्थान रखता है? तो भारत में रामसर साइट सबसे अधिक कहां पर हैं? सबसे अधिक तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में टोटल कितने हैं? जून 2026 तक टोटल 20 हैं। उसके बाद सबसे अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में टोटल 13। उसके बाद किसका स्थान आता है? बिहार का। बिहार में टोटल कितना अभी है? 6। तो रामसर स्थल के संख्या के मामले में भारत में बिहार का स्थान कितना आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा स्थान। बिहार में अब तक यानी जून 2026 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? रामसर स्थलों की संख्या 100 हो गई। और 100वां रामसर स्थल कौन सा है? 100वां रामसर स्थल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो है भारत का 100वां रामसर स्थल है। भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। चलते हैं अगले प्रश्न के 17। प्रश्न संख्या 27। कांवर झील का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कांवर झील का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2620 हेक्टेयर। 206 हेक्टेयर कौन झील का है? तो नागी पक्षी अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? 206, 333, नकटी पक्षी अभयारण्य का 333 और कांवर झील का 2620 हेक्टेयर। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, जिन्हें 2023 में नहीं 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार के जमुई जिला में। प्रश्न संख्या 29। नागी पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल 206, जबकि नकटी पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा? 333 हेक्टेयर। और बिहार का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? गोगाबिल झील, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 86.63 हेक्टेयर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। गोकुल जलाशय जो कि बिहार के बक्सर जिले में है, किस वर्ष रामसर साइट सूची में शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, 2025 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। उदयपुर झील किस जिले में स्थित है और इसका रामसर स्थल हेतु घोषित क्षेत्रफल कितना है? तो उदयपुर झील के बारे में देख लिया जाए कहां पर है। तो उदयपुर झील पहला नंबर कहां स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 319 हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोगाबिल झील रामसर स्थल में घोषित क्षेत्रफल, गोगाबिल झील को रामसर स्थल में कब शामिल किया गया? 2025 में। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 86.63। कहाँ स्थित है? कटिहार में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33।
प्रश्न संख्या 33 मृदा से संबंधित है। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जिसका हिंदी नाम क्या है? मृदा विज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृदा विज्ञान। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 कह रहा विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 90%। बिहार में, चूंकि पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि बिहार में पर्वतीय क्षेत्र कितना है? लगभग 1%। पश्चिमी चंपारण में बिहार का पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 3 से 4%। यह किधर है? बिहार राज्य के दक्षिणी क्षेत्र, जो पठारी क्षेत्र है, विंध्यक्रम के पठार और धारवाड़ पठार, उस क्षेत्र में स्थित है। और बिहार में मैदानी भाग कितना है? लगभग 96% के आसपास। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वह बिहार के मैदानी क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी बिहार के कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार के लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, पर्वत पादीय मिट्टी बिहार के किस हिस्से में पाई जाती है? तो पर्वत पादीय मिट्टी किधर पाई जाएगी? जिधर पर्वत होगा तो पर्वत किधर है? बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में है। और पश्चिमी चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार के किस क्षेत्र में? बिहार के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जो कि पश्चिमी चंपारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। बिहार से संबंधित जो मिट्टी है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लिया जाए। बिहार की मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है। बिहार का जो मिट्टी है, मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है, एक उत्तरी बिहार की मिट्टी और एक दक्षिणी बिहार की मिट्टी। तो उत्तरी बिहार की मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। उत्तरी बिहार की मिट्टी के बारे में देख लिया जाए। उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है उसे मुख्यतः 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी किस में बांटा गया है? पर्वत पादीय मिट्टी। पहला श्रेणी पर्वत पादीय मिट्टी में बांटा गया है, जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र है, बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो कि पश्चिमी चंपारण है, उस क्षेत्र में पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, उत्तरी बिहार में बिहार की मिट्टी को तराई मिट्टी के रूप में बांटा गया है। तो तराई मिट्टी जो है वह कहाँ पाया जाता है? उत्तरी बिहार का जो नेपाल से सटा हुआ जिला है, वहां पर 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो पाई जाती है मिट्टी का, उसे तराई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो तराई मिट्टी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी बिहार के पश्चिमी चंपारण से कहाँ तक? किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर क्या है? चौड़ी पट्टी है, जो नेपाल के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, 5 से 7 किलोमीटर। उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? तराई मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा देख लिया जाए किस मिट्टी को? बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बांगर मिट्टी में
किस चीज का कमी पाया जाता है? बांगर मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। बांगर मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और बांगर मिट्टी में किस चीज का किस पदार्थ का अधिकता पाया जाता है? चूना और पोटास। चूना पोटास की अधिकता पाई जाती है। तो बांगर मिट्टी में कमी किस चीज का? नाइट्रोजन फास्फोरस का। और बांगर मिट्टी में प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है? चूना और पोटास होता है। बिहार से संबंधित चौथा मिट्टी कौन सा है? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसका उर्वरा शक्ति जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37। नेपाल की सीमा के साथ सटे उत्तरी बिहार की बेल्ट कौन सी है? जो नेपाल के सीमा से सटे 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी बेल्ट पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तराई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां तक फैला है? पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 38 का बी, बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न के रूप में। 39 नंबर प्रश्न। बिहार में सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर करने वाली मिट्टी कौन सी है? तो बिहार में सबसे ज्यादा कवर करने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी? खादर, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न। दक्षिणी बिहार के पठारी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बलथर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार की मिट्टी के बारे में देख लिया गया है। अब दक्षिणी बिहार की मिट्टियों के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। दक्षिणी बिहार की मिट्टी को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा वर्ग हुआ? लाल पीली मिट्टी, या फिर इसे बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। आयरन की मात्रा अधिक होने की वजह से यह मिट्टी का रंग कैसा दिखाई देता है? हल्का लाल लाल की तरह दिखाई देता है। चूंकि धारवाड़ क्रम के चट्टान में आयरन का मात्रा अधिक पाया जाता है, इस वजह से उस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी का भी अधिकता होती है। जो लाल पीली मिट्टी जिसे बलथर मिट्टी भी कहा जाता है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है देख लिया जाए। इसका विस्तार कैमूर श्रेणी के निकट से पूरब में राजमहल, जो कैमूर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी के नीचे से पूरब से राजमहल के उच्च भूमि जो है वहां तक इसका विस्तार है। लगभग कितना? 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पेटी के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में किस चीज की बहुलता होती है? कंकड़ की बहुलता होती है, जिसके वजह से इसकी उर्वरा शक्ति क्या होता है? उर्वरा शक्ति कम हो जाता है। कंकड़ का बहुलता होगा, कंकड़ का बहुलता होने की वजह से जल संग्रह क्षमता भी कम हो जाएगा। जल संग्रह क्षमता कम होगा तो ऑटोमेटिक उर्वरा शक्ति कम हो जाएगा। जल संग्रह क्षमता क्या होता है? कम होता है। दूसरा मिट्टी कौन सा है? टाल मिट्टी। तीसरा कौन सा? कगारी मिट्टी। और चौथा कौन सा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे करेल कबाल मिट्टी भी कहा जाता है। करेल कबाल मिट्टी भी कहा जाता है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी से करेल केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41। दक्षिण बिहार के मैदानी भागों में अक्सर पाई जाने वाली भारी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करेल केवाल। करेल केवाल को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेल केवाल मिट्टी को ही पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिणी बिहार के अधिक मैदानी क्षेत्र में यही करेल केवाल मिट्टी ही पाई जाती है, जिसका उर्वरा शक्ति क्या होता है? अपेक्षाकृत थोड़ा ठीक ठाक होता है। उर्वरा शक्ति अधिक होता है। उर्वरा शक्ति अधिक होने का वजह क्या है? जल सोखने का क्षमता भी इसका अधिक होता है। जल संग्रह क्षमता, करेल केवाल मिट्टी का जल संग्रह क्षमता भी अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42। उत्तर बिहार की पर्वत पादीय मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर बिहार का जो पर्वत पादीय मिट्टी है, सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाया जाता है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी देख लिया जाए, अधिक नमी पाई जाती है। तो जो पर्वतीय जो मिट्टी है पर्वत के नीचे, तो पानी पर्वत से गिरेगा तो वहां पर ऑटोमेटिक नमी का मात्रा क्या होगा? अधिक होगा। तो यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लिया जाए, यह मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। तो जहां नमी अधिक होगा वह क्षेत्र ऑटोमेटिक धान और गन्ना के लिए उपयुक्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। 43 देख लिया जाए, उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे तराई मिट्टी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा है तराई मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो रंग कैसा होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल्का भूरा या पीला रंग का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे बांगर के नाम से भी जाना जाता है, के रासायनिक गुणों के संदर्भ में क्या सही है? तो बांगर मिट्टी में हम क्या कहे थे? चूना पोटास। चूना पोटास क्या अधिकता और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी। नाइट्रोजन फास्फोरस की क्या है? कमी है। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा? चूना पोटास की अधिकता तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक दोआब के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो घाघरा जो गंडक दोआब है या फिर दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग जो है, तो वहां पर बाढ़ का संभावना उत्तरी बिहार में वहां पर बाढ़ की संभावना अपेक्षाकृत कम होता है। तो जहां पर बाढ़ का संभावना अपेक्षाकृत कम होगा, जहां पर बाढ़ प्रत्येक वर्ष नहीं आएगा, वहां ऑटोमेटिक पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? खादर। तो खादर तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? बांगर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न, प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों, नदियों द्वारा, नदियां यहाँ शायद होगा, तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से निर्मित तथा बालू चीका जो क्ले होता है कि प्रधानता वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो खादर जो मिट्टी होता है उसका रंग कैसा होता है? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी गहरा भूरा होता है। 47 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली मिट्टी जो वर्षा ऋतु में जल प्लवित रहती है तथा दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, तो वह मिट्टी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टाल मिट्टी। टाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जो गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिणी, गंगा नदी के जो दक्षिणी क्षेत्र है
गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र पर, गंगा नदी से सटा हुआ जो दक्षिणी क्षेत्र है उस क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर तक एक पट्टी पाया जाता है। उस वही मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? टाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो बक्सर से लेकर गंगा नदी बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है ना, बक्सर से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? भागलपुर तक। कितना से कितना? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी के रूप में। यह जो मिट्टी है टाल मिट्टी दलहन उत्पादन के लिए अनुकूल है, यानी दलहन उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। दलहन उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर, मतलब गंगा नदी का तो दक्षिणी सहायक नदी है, सोन, फल्गु, पुनपुन और क्यूल नदियों के किनारे पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो गंगा नदी हुआ, गंगा नदी का जो दक्षिणी सहायक नदी है, जैसे सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और क्यूल नदी, इनके किनारे पर कह रहा है कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इनके किनारे पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कागारी करेल मिट्टी, कागारी मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 49। दक्षिणी बिहार की किस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है? तो दक्षिणी बिहार के सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता किसमें होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? करेल केबाल मिट्टी, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 50। लौह तत्व की प्रधानता के कारण किस मिट्टी का रंग लाल होता है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी जो होता है उसका रंग कैसा होता है? रंग लाल होता है। तो रंग लाल होने के पीछे क्या है? आयरन की मात्रा अधिक होता है और इसका प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए प्रश्न खत्म हुआ। ठीक है, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।